अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आइए शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, मैं तो उस वक्त का टीवी देख देख के सड़ पड़ रहा हूँ और दुख हो रहा है मुझे। ये लियारी में क्या हो रहा है यार इतने दिनों से? सुबह से मैं देख रहा हूँ मैदान जंग बना हुआ है, आमने सामने से फायरिंग हो रही है, पुलिस और उधर के लोग जो है वो एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं। 6 बंदे वहां हलाक हो गए हैं, पुलिस वाले कई शहीद हो गए हैं, बल्कि एसएचओ पुलिस का एक शहीद हो गया। बड़ी जवामर्दी के साथ पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है और मेरी राय में जितनी आज कराची में पुलिस को इखलाकी मदद की ज़रूरत है पूरी कौम की तरफ से, इससे पहले शायद कभी नहीं थी। बिल्कुल बहुत कम वसाइल के साथ वहां पर वो यानी शरपसंदों का मुकाबला कर रही है और पुलिस, और उनका ये गिला जो हुकूमत से बिल्कुल बजा है कि हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं और उनके पास इंतहाई जदीद असलहा। नहीं तो ये बात कहाँ जाके फिर खत्म होगी? यार सच्ची बात तो ये है कि ये जो कराची का मसला है और ख़ास तौर पर जो लियारी के हालात हैं वो तो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है और पेचीदा से पेचीदा तर होते चले जा रहे हैं कि एक आम आदमी को तो समझ ही नहीं आती। इवन ये कि कराची के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी कराची के हालात की जो अबतरी है इसकी वजूहात का कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता कि कौन क्या कर रहा है। यानी समझ नहीं आ रहा कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हालात को बेहतर कौन करना चाह रहा है और दानिस्ता तौर पर खराब कौन कर रहा है, कुछ समझ नहीं आती। तमाम सियासतदानों के बयानात देख लो, सियासी जमातों के रवैये देख लो, कोई पॉलिटिकल विल ही नजर नहीं आती कराची के हालात को ठीक करने की। और कराची से बाहर जो लोग बैठे हुए वो सिर्फ आंसू बहा रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं तो कहाँ है ये सियासतदान सारे? उनको ये मसला नजर नहीं आ रहा? एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा दूसरा काम ही कोई नहीं नजर आ रहा। वहां के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये नबील गबोल का मामला तुम देख लो यार, वो ये कह रहे हैं कि जब तक रेंजर्स कराची के लियारी में नहीं ऑपरेशन करती उस वक्त तक अगर आप लियारी के हालात की बेहतरी की कोई उम्मीद रखते हैं तो ये महज आपकी बेवकूफ़ी है, ये एमको की जन्नत में रहने वाली बात। एक और पीपल्स पार्टी की आज बंदे ने इस्तीफा दे दी है। पीपल्स अमन कमेटी ही का तो ये सारा मामला चल रहा है ना कि पीपल्स, ये सारे लोग, ये नबील गबोल साहब का मौकफ ये है, या जो वो ड्राइंग रूम्स में बैठ के बात करते हैं वो ये है कि ये सारा जो पौधा है, ये बीज जो बोया हुआ है, ये जुल्फकार मिर्जा साहब का है। अच्छा जी, उनका ये कहना है कि पीपल्स अमन कमेटी आज भी जुल्फकार मिर्जा का ब्रेन चाइल्ड है और आज भी पीपल्स अमन कमेटी को दरपर्दा जुल्फकार मिर्जा और उनके साथियों की हमायत हासिल है। यार जुल्फकार मिर्जा तो बाहर बैठे हुए हैं, ये नबील गबोल साहब जो इधर बैठे हैं वो तो कहते हैं कि मैं एमएनए हूं, मेरी को सुनता ही नहीं इधर। यही तो मसला है कि जब तक इस तरह के जब भी हालात पैदा होते हैं तो वहां के मुंतखब नुमाइंदे ही आगे बढ़कर हालात को दुरुस्त करने का अज़म जाहिर करते हैं और हालात की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब वहां पर आलम यह है कि वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं नबील गबोल, वो अपने हल्के में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकते। अभी ये जो 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि नबील गबोल पर कातलाना हमला हुआ है, कहने वाले ये कहते हैं कि उन्होंने मजबूरन ये ड्रामा स्टेज करना पड़ा था नबील गबोल को, हालांकि उन पर एक्चुअली कोई हमला नहीं हुआ था। नहीं तो ये है तो पीपल्स पार्टी का ही ना यार नबील गबोल साहब। पीपल्स पार्टी वहां पर कई फैक्शंस में तब्दील हो चुकी है। पीपल्स अमन कमेटी जो वहां पर है उसके फिनोमेना को समझने के लिए अच्छी खासी आपको मगजमारी करनी पड़ती है, पूरी जो लियारी की हिस्ट्री है उसको देखना पड़ता है, फिर आपको बिल्कुल एक सिरा आपके हाथ में आएगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है लियारी की। और यार लियारी में रहते भी पीपल्स पार्टी के ज्यादा लोग हैं, भरा हुआ है पीपल्स पार्टी से। और ये रहमान मलिक साहब भी, वजीर दाखिला साहब जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो भी पीपल्स पार्टी है। वो कोई श्रीलंका से तो नहीं ना मुंतखब हुए, मुंतखब तो खैर वो इधर भी नहीं हुए, वजीर वो कोई श्रीलंका के तो नहीं है ना। यही तो प्रॉब्लम है कि पीपल्स अमन कमेटी वालों का ये कहना है कि वो पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो कई यानी पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी मुखालफत जरूर करते हैं पीपल्स अमन कमेटी वाले, लेकिन उनको डिसओन नहीं करते, पीपल्स अपनी पार्टी को डिसओन नहीं करते। वो कहते हैं हम बिलावल को यहां से इलेक्शन लड़ाएंगे। चलो ऐसे कर लो, अगर वो बिलावल भुट्टो के आशिक हैं वो लोग, वो कहते हैं कि हम उनको मुंतखब करेंगे, तो बिलावल भुट्टो साहब ही फोन करके उनसे कह देंगे खुदा के वास्ते जाने दे, बंदे मर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो के लिए भी ये फोन करना इतना आसान काम नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है ना कि पीपल्स पार्टी की जो बालाई की आदत है वो भी ये जो पीपल्स अमन कमेटी है इसके किरदार से पूरी तरह इत्तफाक नहीं करती। वहां पर उनको बेशुमार शिकायतें हैं और पीपल्स अमन कमेटी का जो एक फिनोमेना है ये कमो बेश उसी तरह का, जैसे कहा जाता है ना, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने तालिबान को तख्लीक किया था और बाद अज़ां ये तालिबान का जिन जो है ये बोतल से बाहर आ गया था और अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी कंट्रोल से बाहर निकल गया था।
कमोबेश यही मामला पीपल्स अमन कमेटी के साथ है कि पीपल्स पार्टी ने खुद इसको तख्लीक किया था, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच गए कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो भी पीपल्स अमन कमेटी को अपने कंट्रोल में करने में नाकाम हो चुकी। हाय 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 हाय, देखो ना यार किस किस किस्म के स्यापे हमने खुद पाल पोस के जवान किए हैं और खुद ही अब उनसे छितर खा रहे हैं। ये देख लो, अभी ये कोई छोटा कम स्यापा है। 3 दिन हो गए हैं, सारी कौम 16 करोड़ अवाम सूली पे टंगी हुई है कि ये वजीर आजम साहब को जो सजा हुई है इसके तहत ये वजीर आजम रहे हैं या नहीं। मैं सदके जाऊँ अपने मुर्शद के, यार खुदा के लिए मुझे याद तो करा दिया करो यार। टेंशन में मैं भूल ही गया, तमाल डाल दी क्या यार। लोगों को ये टेंशन मिली हुई है, देखे ना कोई फैसला ही नहीं हो रहा कि भाई ये असल हकीकत क्या है इसमें। ये जो 30 सेकंड की सजा हुई है, इससे ये ओहदा जो है इससे इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या किसी ने इस्तीफा लेना है या किसी ने नहीं लेना, समझ ही किसी को नहीं आ रहा। हुजूर, मैंने तो पहले दिन भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मामला बहुत सीधा है। अगर तो इखलाकियात का मामला है, अगर तो इखलाकियात, शुरू से जरा बताना क्या मैंने आपकी खिदमत अक़दस में ये अर्ज किया था। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था यार। ठीक है तबीयत। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि ये इखलाकियात अगर किसी चिड़िया का नाम है तो फिर तो वजीर आजम साहब को अदालत से बाहर झंडे वाली गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था निकल के। लेकिन अगर मतलब अदालत के पास क्या होता है, हुकूमत ने अदालत के अहकामात पर अमल करना होता है। अगर हुकूमत सीना तान कर सामने खड़ी हो जाए कि हम आपको नहीं मानते, फिर आप लाख बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, आपके वजीर इत्तलात लंबी चौड़ी तकरीरें करें, आपके जो वकील हैं वो दूर की कौड़ियां ले आए कि जनाब फलां मुल्क पे ऐसे हुआ था, फलां जगह पे ऐसे हुआ था, हम तो अदलिया का एहतराम करते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। तो फिर अदालत के हाथ में क्या है, अपना फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए अदालत के पास सवाए हुकूमत के कोई दूसरी चीज नहीं हुआ करती। यार हद हो गई है तुम्हारे वाली। अदालत ने जो ऑर्डर किया है 30 सेकंड की उधर खड़े रहने की सजा, वो मेरे मुर्शद ने पूरी की है। अदालत ने तो ये नहीं ना कहा कि जाके बाहर इस्तीफा दे। तो अदालत ने यह भी तो नहीं कहा था कि आप अपने दफ्तर तशरीफ ले जाएं और वजीर आजम की हैसियत से काम करते जाएं। इससे पहले जितने अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अदालत ने फैसले दिए हैं वो अदालती फैसला आते ही अपने ओहदे से माजूल हो गए थे। मैं आज फिर तुम्हें वही नसीहत करूंगा, मेहनत कर, हसद ना कर। सूट बात कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूं, तुम जरा सिर्फ कंपैरिजन कर लो। जो एक जमहूरी माशरा होता है, हकीकी मायनों में जमहूरी माशरा, वो किस तरह रिएक्ट करता है अदालती फैसलों पर, और किस तरह एक जो नापुख्ता जमहूरी माशरे हैं वो किस तरह अपने रद्द अमल का इजहार करते हैं। जिस दिन तुम्हारे मुर्शद को सजा सुनाई गई है उससे अगले रोज हिंदुस्तान में बीजेपी का एक लीडर है बंगारो लक्ष्मण, उसको ये जो तहलका स्कैंडल था बहुत, जिसने पूरे यानी हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था, उस केस में उस पर इल्जाम था कि उसने 1 लाख रुपया रिश्वत ली है। ठीक है, 72 साल है उस शख्स की उम्र। उसने अदालत से यह इस्तदा की थी कि उसकी उम्र का ख्याल रखा जाए, लेकिन अदालत ने कहा जी कानून कानून है, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, और उसको 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। वहां पर तो उसकी जो जमात है बीजेपी, उसने भी अपने जो मुजरिम साथी है उसकी हिमायत ने की, और वहां पर बीजेपी ने इस रद्द अमल का इजहार किया था कि लक्ष्मण ने जो बोया है उसको काटा है। यार असल में देखो 72 साल उसकी उम्र थी, 4 साल उसको सजा हुई, 4 कोई उसके बाकी रह गए होंगे। क्या बात कर रहे हो? और मेरे मुर्शिद अभी टीनेजर हैं। और टीनेजर कैसे हो गए? कमोबेश 60 साल उम्र है उनकी। 16 साथ टीन लगाओ, 16 इसलिए उनको ये सहूलत दिया कि चलो कोई बात ये तो उनकी हिमायत नहीं कर रहे, उनको डिस्क्वालीफाई करवाओगे तुम। 16 साल की उम्र का वजीर आजम कैसे बन सकता है? चलो अगर मेरा मुर्शद बन गया तो मेहनत कर, हसद न कर। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बदलती हुई सियासी सूरत हाल में अफसर शाही के किरदार को समझने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है इस मुल्क के एक जहांदीदा ब्यूरोक्रेट को। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या मतलब नदीदा ब्यूरोक्रेट? नेवर। ब्यूरोक्रेट कभी नदीदा नहीं होता, ये तो ठंडी करके खाता है। नदीदे तो वो होते हैं जो 4-5 साल के लिए आते हैं और गरम गरम खा के तालू सड़वा बैठते हैं और बाद में पेशियां भुगतते फिरते हैं। यही है जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली कम्युनिटी, चीमे चट्ठे खग्गे।
सर मैंने नदीदा नहीं जहांदीदा कहा था, इसलिए कहा था कि आपने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। शाबाश, एक ही ग्रेड ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਿੰਘਾ ਹੀ बना देता है। घाट घाट का पानी पिया हुआ है। जुनैद साहब, ये ऊपर वालों की वजह से घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। एक की बात ना माने तो वो दूसरे घाट पे भेज देता है, दूसरे की बात ना माने तो वो किसी और घाट पे भेज देता है, और ऊपर से ये इलेक्शन ईयर है। इन सबको पता है कि अफसरशाही की क्या अहमियत है इलेक्शनों में। और यस, अफसरशाही के बगैर इलेक्शन ऐसे ही है जैसे कोई आग के बगैर रोटी पका ले, या दूध के बगैर खीर बना ले, या दाल के बगैर हलीम घोट ले, या जमूर के बगैर दंद कट ले। यार साहब ये तो जरा आज फरमाए कि ये नौकरशाही से अफसरशाही कैसे बन गई? मिस्टर जुनैद, ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए इस्तिलाह घड़ी गई है, नौकरशाही। ये क्या लफ्ज़ है नौकरशाही? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहानी सुनाए कि किसी बादशाह थे वो रौ वाली रेड़ी लांदा सी और उसकी रेड़ी कमेटी वाले उठा के ले गए। भाई वो कादा बादशाह थी जिसकी रेड़ी कमेटी वाले ही ले गए। चलो किसी होर मुल्क का बादशाह ले जाता वो तो समझ आती है, कमेटी वाले ही रेड़ी ले गए। तो ये इस्तिलाह गलत है, नौकरशाही। भाई CSS का एग्जाम क्लियर करके अफसर लगे हैं, अफसरशाही होगा। आपको पिछली दफा भी समझाया था कि CSS कोई आसान काम नहीं है। 90% दिमाग खर्च हो जाता है CSS करते हुए, बाकी सिर्फ 10% से सारी नौकरी करनी पड़ती। अब इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं है। ओ बाबा, क्लाइंबिंग टू एवरेस्ट, क्लाइंबिंग टू एवरेस्ट। अब ये क्या सवाल है कि नूर जहां के मकबरे के पिछली तरफ जो दरख्त है वो बरगद का है या किकर का है? ओ बाबा, मैं उधर ते चढ़ के मसवाका तोड़ता रहा हूं। यार मैं अफसर बनने के लिए आया हूं या गवर्नमेंट कॉलेज में माली भर्ती होने आया हूं? इकबाल की खुदी के फलसफे के बारे में पूछ के एकदम पूछ लेते हैं जी कि बिजली की तारें ठंडी की क्या निशानी है और गर्म की क्या निशानी है। मैंने कहा भाई जेड़ी फड़ के बंदा ठंडा हो जाता है वो गर्म होंगी। CSS hard nut to crack. So try to understand our problem, Mr. जुनैद। ये इलेक्शन का साल हमारे लिए बड़ा कठिन साल होता है। समझ नहीं आती कि किसका पल्लू पकड़े और किसका छोड़ दे। आप इस फिक्र में क्यों रहते हैं? आप अपने काम से काम रखें। मैं क्या स्वीडन में नौकरी करता हूँ या आप किसी अमेरिकन चैनल पे अपना प्रोग्राम चलाते हैं? क्या मतलब? भाई ये पाकिस्तान है, किसी एक का पल्लू तो पकड़ना पड़ता है। तो फिर अब आपने किसका पल्लू पकड़ा है? वड्डी खाला था। तो भाई जाहिर है किसी सियासी पार्टी का पल्लू ही पकड़ेंगे ना। किस सियासी जमात वही का तो पल्लू पूछ रहे पकड़ा हैं। है? फिलहाल तो हर कंपनी की सिम रखी हुई है, अच्छा, ना जाने किस कंपनी का पैकेज अच्छा निकल आए। इसीलिए तो फिर आपको ये वक्त देखना पड़ता है। ये वक्त क्या मतलब जी, मैं को मौत दे खूह ते टिकटां बेच रहे हैं या डोल फड़ के चौधरीਆਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ या मैनू तुसी किधरे मोटरसाइकिल मुंह दी करके स्टार्ट कर दिया देख लिया। अगर बुरा वक्त आप OSD बनने को कह रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, भाई उतनी ही गाड़ियाँ होती हैं, वही सरकारी नौकर होते हैं, उतनी ही बड़ी सरकारी रिहाइश होती है, बल्कि OSD बन के ज्यादा मौज लग जाती है। अच्छा जी, भाई फाइलों की चक चक से जान छूट जाती है, आराम से घर के लॉन में बैठे होते हैं और मोरा नू दाना पान डे होंदे। यार मोरा तो याद आया है किड्डा खूबसूरत जानवर है और इसकी आवाज़ किड्डी बुरी है। ਇਹੋ जी आवाज़ साड़ी चीफ जस्टिस के सामने निकलती। चीफ जस्टिस के सामने पेशियां जो आजकल इनको भुगतना पड़ रही है, बड़ा प्रेशर है आजकल इन पे। तीनों तरफ से प्रेशर है जुनैद साहब, तीनों तरफ से। हुकूमत कहती है मुठ रख, अदालत कहती है चुक के रख, मीडिया कहता है इत्थे रख। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मुख्तसर तरीन सजा गिलानी साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने का इम्कान। अब सुनाओ, देखो जरा मेरे मुर्शद पाक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड तो तुम्हारे मुर्शद ने कई बनाए हैं, अब गिनीज बुक में उनका नाम लिखा जाएगा, लिखा जाना दुनिया का सबसे नन्ना मुन्ना तरीन कैदी। रिकॉर्ड है ये उन्होंने बनाया। नहीं, रिकॉर्ड तो है यार, कई रिकॉर्ड है। कई रिकॉर्ड है यार, सबसे हैंडसम
और खूबसूरत वजीर आजम का रिकॉर्ड भी मेरे मुर्शिद का है। ये भी है और भी कई रिकॉर्ड है। हाँ, सबसे ज्यादा लंबी जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में मेरे मुर्शिद की हो गई है। ये भी है लेकिन और भी कई है। कई है यार, सबसे ज्यादा खूबसूरत कपड़े पहनने का रिकॉर्ड भी मेरे मुर्शिद का है। ये भी है लेकिन और भी हैं कई यार। हाँ, ये भी है कि खुद वजीर आजम है और 2 बेटे, एक सूबाई असेंबली का मेंबर है और एक कौमी असेंबली का मेंबर है। ये भी एक रिकॉर्ड है। हाँ, ये भी है लेकिन और भी कई है यार। और भी यार कई हैं। ये भी देखो ना तुम, अपना खुद गाड़ी चला के हर जगह पहुंचने वाले वजीर आजम का रिकॉर्ड। लेकिन फिर भी अभी भी और भी कई हैं। हाँ, और भी हैं। 3 दफा अदालत में एज वजीर आजम पेश हुए, ये भी रिकॉर्ड है। ये भी रिकॉर्ड है, इसके अलावा भी कई। हाँ, इस क्या बात है यार, तुम मुझे किधर ले जाना चाह रहे हो? अगली खबर पढ़ो, इसकी मुझे नीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है। होम डिपार्टमेंट ने जेलों में ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत कर दी है जो कम से कम 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग महफूज रख सकते हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। फिल्म इंडस्ट्री हमारी तो अब बिल्कुल खत्म ही हो गई हुई है तकरीबन। यही फिल्में फिर रिलीज हुआ करेंगी सिनेमा पे, और फिल्म देख के फिर दोस्त आपस में ये बातें किया करेंगे, यार बड़ी फिल्म थी यार, वाह वाह। वो सीन देखा था तुमने, वो कैदी से जब मोबाइल बरामद हो गया था, फोन, यार असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने किस तरह पैसे लेके तो आराम से वो मोबाइल छोड़ा है। हाय हाय हाय, बड़े यार कमाल। वो सीन याद है तुम्हें, वो जो जेल का डॉक्टर, यार कैदी मर रहा था मगर उसने बगैर पैसों के नहीं उसको चेक किया, नहीं दाखिल किया उसने। बल्ले 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 बल्ले। और दूसरी तरफ देखो यार, वो एक तगड़ा सा कैदी आया था, उससे सिर्फ आलूओं वाले परांठे लेके उसे दवाई दे दी। वाह वाह वाह। यार वो गाना कैसा था जो जेलर कैदी को देख के गा रहा था, बिन नोट वहा तेरा काम बने। आया आया आया, मजा आ गया उस गाने का तो। ओए ओए यार, हाफ टाइम के बाद तो फिल्म चुकी गई थी, जब जेल के हीरो का एसी चल रहा था और संतरी ने जाके उसे जब कहा कि एसी बंद कर, यार क्या डायलॉग बोले उधर उस कैदी हीरो ने। आ संतरिया, एसी दे बटन नु हाथ ना लाई ओए, आज दौड़ जाए तो जा, तेरे जेलर नु पैसे पहुंच जाएंगे। हाँ, हाय 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 हाय, वाह वाह। कॉमेडी भी बड़ी थी यार फिल्म में। ओए ओए। अच्छा। हाँ, वो जब रोटी खुली है ना, सारे कैदी रोटी खाने के लिए बैठे हैं, सारे एक दूसरे को पूछ रहे थे, ओ यार पक्का की हो यार। साल लगे पड़ा हुआ तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं पक्का की हो यार। फिर एक संतरी आया, उसने आके सबको कान में बताया, ओ मां दी दाल पक्की है, उंज देग बारिश च पई रही है। ऐसी कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी। एक कैदी ने अपने जेब में से टूथपिक निकाली और पानी वाले प्याले में से दाल का दाना ढूंढना शुरू किया। जब उसकी टूथपिक के कोने के ऊपर एक दाल का दाना लगा ना, तो ऊंचा आवाज में कहता, फड़िया गया ये। ऐसी कॉमेडी यार, ऐसी कॉमेडी। अब अगली कॉमेडी खबर कौन सी है? पंजाब हुकूमत का गिलानी को आइंदा पंजाब में वजारत उज़्मा का प्रोटोकॉल ना देने का फैसला। लो यार, ये देखो यार क्या जुल्म कर रहे हैं यार। मेरे मुर्शद को प्रोटोकॉल नहीं देंगे तो मुर्शद मेरा लाहौर जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उधर से घर जाने के लिए रक्षा कराएंगे यार। हद हो गई है यार। तुम उनको लेने चले जाना स्कूटर पे यार। हाँ, दिस इज गुड आइडिया। मुर्शद पाक घबराना नहीं, आप लाहौर तशरीफ लाए जनाब, आप मुझे फोन करके उधर से उड़िएगा जहाज पे, मैं इधर आके जनाब स्कूटर लेके एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, पीछे बैठा लूंगा अल्लाह के फजल से और मुंह से ही करता जाऊंगा। मेरा साह टूटेगा तो फिर आप शुरू हो जाना। मुर्शिद ये ना हो कि अगे इशारा बंद हो और हम स्कूटर खिलार के दोनों कर रहे हो। को रक्शे वाला कह दे जाओ, जान छो की रोना पाया जी। होते हैं यार इस तरह के रक्शे वाले दलेर से, वो बात कर देते हैं, नहीं बाज आते। ओ मुर्शिद सच याद आया, आपको ड्राइविंग खुद करने की आदत है, कहीं मुझे पीछे बिठा के खुद ना मेरा स्कूटर चलाइएगा जनाब। आधे को घंटे बाद आपने मुझे सड़क पे कान पकड़वा देने। हाँ, स्कूटर ही मेरा इस तरह का ना, उसको जरा ज्यादा रेस दे तो ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाए। मुर्शिद ने कहना शाबाश, ये जेड़ियां तमाला मेरे मरीद पांदे हनाई तो मुर्शिद दियां पवातियां।
हाँ, इस बात पे 2-3 दफा मेरा अपना चलान हुआ है। वार्डन ने कह दिया कि भाई जी ड्राइविंग करते हुए तमाले डाल रहे हैं, ये कापी निकाले ना ये। मैंने कहा वार्डन साहब आप कापी की बात करते हैं, इसकी तो ब्रेक नहीं है। मैंने तो रोकना हो तो मैं ऊपर मुंह से ही शुरू हो जाता हूँ। अब मेरे हाथ का गेज गया हुआ है ना, रुक जाता है। आगे क्या है जी? मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि कोई हमें माने या ना माने, अवाम हमें मानते हैं और वो हमारे साथ हैं। बिल्कुल जनाब चांडियो साहब, आवाम तो बिल्कुल आपके साथ है, ये तो बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो यार है जिस बंदे के साथ हो लोग उसी को याद करते हैं ना। सारा दिन चांडियो साहब लोग आप लोगों को याद करते हैं, पूरी आवाम आपको याद करती है। सुबह मक्खियों की कूं कूं से लेके रात मच्छर के आखिरी डंग तक याद करते हैं लोग आपको। आए हाय हाय, सारा दिन बेशक एक डंग की रोटी ना खाएं, याद आपको बड़ा करते हैं। हाँ हाँ, सब्जी लेने जाते हैं तो उधर चोलियां उठा उठा के दुआएं देते हैं आपको। हाय हाय हाय, अस्पताल दवाई लेने जाती है जब डॉक्टरों की दौड़े दवाइयों के ढेर देख के उधर ही बैठ जाती है, कहते हैं टीका बाद चलवावांगे। पहले हुकूमत नूं दुआवां ते दे लैण दे यार, चुको यार हाथ जरा हुकूमत नूं दुआवां दईए, इतना याद करते। तो मानो या ना मानो, चांडियो साहब ने तो कह दिया कि आवाम हमें मानते हैं। नहीं नहीं यार, मैं क्यों ना मानूं, मैं भी मानता हूं। मन गया चांडियो साहब तुहानू। हाँ 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 हाँ, मुझे याद आ गया मेरा ताया पिंड जो रहता है ना बड़ा कल्ला बेचारा। लो जी, एक दिन रात को सोया हुआ चोर पड़ गए जनाब, घर की हर शय, कड़ा सैकल मंजियां सारी उठा के, ताया मेरा मंजी पे लेटा हुआ था, उधर से अडोल ही दो चोरों ने चादर उठाई है, ताए समेत आराम से नीचे लटाया, वो वाली मंजी भी ले गए, हर शय उसकी उठा के ले गए, टैची शैची हर चीज ले गए। ताया सवेरे उठा तो पहली बात ही उसने ये की, कहता मन गया तुहानू, हर शह लै गए हो तो मैनू भी लै जाते, मैं हुण इत्थे की करना सी। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। यार पाँच जुनैद, वो जो तुमने सिलसिला शुरू किया था ना पुरानी यादों को ताजा करने का, वो जो पुरानी यादें ताजा करके तुम कहते थे कि आदमी बहुत कुछ सीखता है। हाँ, हाय 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 हाय, और उन्हें अपने पल्ले बांधना चाहिए अगली कौमों को, अगली नस्लों को। हाँ, लेकिन इस सेगमेंट का ये मकसद हरगिज हरगिज नहीं था कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम यानी वक्त को रोक दें, वक्त को ब्रेक लगा दें या पीछे पलट जाए। ये मुमकिन नहीं होता। रस्म रिवाज हैं, जाहिर है वो वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं। हाँ, लेकिन तो चलती रहती है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि एक तो बहरहाल पुरानी यादों को ताज़ा करने में, उनका जिक्र करने में एक हमेशा से ही इंसानी फितरत है कि एक लुत्फ है, एक मज़ा आता है, और दूसरी बात ये कि उन रस्म रिवाज में जो एक पैगाम था, जो अच्छी बातें थी, उनकी बुनियाद में जो मोहब्बत का, इखलास का, एक दूसरे से जुड़े रहने का जो दर्स था, वो बहरहाल हमें याद रखना चाहिए। और जितने नए रस्म रिवाज आते जा रहे हैं उनमें भी जो खमीर है उनका, वो उसी से उठना चाहिए। मकसद सिर्फ ये था। हाँ हाँ यार, पुरानी यादें ताजा करके बहुत ऐसी चीजों का एहसास होता है कि यार हमने ये चीजें छोड़ दी हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए ये हम इस स्यापे में फंस गए हुए हैं। और उसको याद करने का और बहुत सारे फायदे ये भी होते हैं कि बंदा अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है, बिल्कुल, अपने कल्चर की, अपने वतन की मट्टी की खुशबू में मुअत्तर रहता है। हाय हाय हाय, ये तुमने मुअत्तर कहा है, या ये भाई अतर वाला कह सकता है या ये कह सकता है। लो यार, इन पुरानी यादों के ताजा करने के सिलसिले में आज मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। यार वो क्या वक्त होता था जब छुट्टियां होती थी स्कूलों कॉलेजों की, और सारे घरों वाले, हर बंदे के घर में ये होता था कि जी छुट्टियों में जाना कहाँ है। अच्छा, ये तुमने दानिस्ता तौर पर आज इसलिए इसका जिक्र कर रहे हो कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। आने वाली हैं छुट्टियां यार, उनमें बड़े फायदे भी होते थे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वड्डी खाला के घर जाना। हाय हाय हाय, क्या खाला का घर होता था। नहीं, वाकई ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन इसमें एक वजाहत जरूरी है। जो तुम अपनी फैमिली की बात बता रहे हो ना, वो भी एक इंतहा थी। मुझे बता रहा था कि बाकायदा हम खाला के घर जाके डेरे लगा लिया करते थे, फिर खाला हाथ जोड़ के हमें कहती थी कि बेटा 10 दिन हो गए छुट्टियां खत्म हुए, हमने जाना कब है। ये भी गलत बात थी।
वाकई नहीं से वाकई ये भी जानबूझ के ये मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सॉरी। हमारी खाला बेचारी तो रोना शुरू हो जाती थी जब हम उसके घर से निकलते थे। आय, हाय, हाय। अल्लाह ताला खाला जी को जन्नत नसीब करे। क्या बेड़ा होता था खाला का। ये गुफ्तगू में अल्लाह लोग कहा करते थे ये को खाला जी का वाड़ा नहीं है, हाँ, ये यानी को आसान काम नहीं है, सहूलतों वाला काम नहीं है। खाला जी का वाड़ा यानी बेड़ा ऐसा मोहब्बतों वाला होता था। आय हाय हाय। और फिर यार चलो खाला जी के घर बंदा चलो ना जाए, वो तो अब फौत भी हो गई हैं। मेरा मतलब है और जगहों पे जाते थे लोग, मरी चले जाते थे बहुत सारे लोग जिनके पास इतना पैसा होता था कि जाके बच्चों को मरी दिखा लाएं, या परे एबटाबाद चले जाते थे, कई लोग गिलगित तक भी जाते थे। नहीं उस वक्त पहाड़ी इलाकों का तो मेरा ख्याल अब भी लोग रुख करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में खास तौर पर, लेकिन शायद पहले वक्तों में यह भी होता था हमारे बुजुर्गों में कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हमें दिखाना चाहते थे। ये एक रिवाज मौजूद था, ये एक प्रैक्टिस हुआ करती थी। नॉलेज बड़ा मिलता था यार। Exactly. साथ साथ बताया करते थे कि ये कौन सा शहर है, इसकी कौन सी चीजें मशहूर हैं, इसकी तारीख क्या है। साथ साथ रेलगाड़ी में बैठे हुए या बस में बैठे हुए बच्चों को बुजुर्ग बताया करते थे। अजीज और फिर अब सिर्फ मरी शरी नहीं जाना को, अब चलो उधर तो लोग अब भी जाते हैं, गांव में चले जाना। हाँ बिल्कुल। अपने को रिश्तेदार या अपने बिल्कुल। पुराने गांव में दाद के नान के कोई गांव में है अगर, तो उधर चले जाना। और उधर जाके अल्लाह लोग के बच्चों को ऐसी ऐसी चीज का पता चलता था कि ये सब्जियां यहाँ से कैसे उगती हैं और किस तरह फिर लोड होके शहरों तक पहुंचती हैं। उस सब्जी पे, उस फ्रूट पे इतना प्यार आता था कि यार ये यहाँ होते हैं। इस जमन में गालबन शायद मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया है इसका, जब मुझे सऊदी अरब में रहने का इत्तेफाक हुआ। यार ये नहीं तुमने बताया सऊदी अरब में तुम खजूरों को तेल मलते थे। मेरा मतलब है काम क्या करते थे? मैं जर्नलिज्म करता था। अच्छा हाँ हाँ, यार जर्नलिस्ट है ये। तो वहां पे यानी जो हाईवे है उसके किनारे पे हम देखा करते थे गर्मियों की यानी तेज तपती धूप में हम देखते थे कि सैकड़ों की तादाद में खेमे हैं और वहां पर ऊंट बंधे हुए हैं और वहां पर बच्चे खेल रहे हैं। पता ये चलता था कि ये यहाँ पर जितने सऊदीज हैं, चाहे वो जितने मर्जी बड़े वो रईस बन चुके हों, बिलियनर मिलियनर जितने भी वहां पर थे, वो लोग अपने बच्चों को अपने कल्चर से जुड़े रहने के लिए चंद दिन के लिए खेमे लगा के उनमें रहा करते थे, ताकि बच्चों को बताया जा सके कि हमारी ओरिजिन ये रेत है, ये खेमे है, ये ऊंट है। हाँ 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 यार, मुझे याद है जब गांव में जाते थे, पहली दफा जब मैंने गांव में गन्ने का खेत देखा है, ईमान से मुझे मजा आ गया। मैंने कहा यार ये गन्ने का खेत, यहाँ से ये गन्ना जाता है और इसकी गडेरियां हम तो सिर्फ मथे लगते हैं गडेरियां। आज हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि गंदुम जो है वो पौधे पे लगती है, दरख्त पे लगती है। यकीन करो शहरों में रहने वाले बच्चों को ये नहीं पता। यार तुम गंदम पौधे और दरख्त की बात करते हो। एक दफा मेरा छोटा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि अब्बा जान, ये फैक्ट्री वाले सारी मूलियां सीधी करके क्यों नहीं बेचते? लो सर, हमारा सबसे बड़ा इस दौर का अलमिया ये है कि हम में से किसी के पास भी किसी के लिए वक्त नहीं है, हमारे अपने लिए भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वक्त कोई नहीं है ना। कंप्यूटर हमारी जान छोड़ता है ना केबल हमारी जान छोड़ती है। और ये सब छोड़ भी दे तो मोबाइल जान नहीं छोड़ता। हाँ हाँ, वो घर में बैठे हुए मौजें लगी हुई हैं, उधर ही फिक्स हुए हैं और उन्हीं के साथ खेल खेल के उनके ऊपर ही हिसाब कर करके मोटी ऐन के लग गई हुई। और अगर कभी अपने रिश्तेदारों को मिलने जाए भी तो ज्यादा से ज्यादा आप एक वक्त का खाना खाते हो और एक पे दूसरे पहर वापस आ जाते हो। यार क्या ईमान से मजेदार होता था गांव। आए हाय हाय, गर्मी की छुट्टियों में गांव जाना कभी कभी यार, आधा आधा घंटा मैं वो ट्यूबवेल की जो तार नहीं होती पानी की, उसके साथ आडा लगाया होता था मैं। यकीन करो तो अखीर थक के गिर जाना तो हंसना शुरू कर दे। दुआने के साथ मैं गांव में इतना खेला हुआ हूं, तुम यकीन करो। वो ट्यूबवेल की हौदी में दुआना फेंक के यार, उसके साथ वो मजे लेने, वो खेलना, जब वो ठंडा हो जाना उधर बन्नी के ऊपर रख के उसको चीरना तो सुआ लाल और मिठा शहद। नहीं वाकई यार, हमें बाकायदा तरद्दुद करके एहतमाम करके अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे जरूर लेके जाना चाहिए जहां पर मोहब्बत भी हो और इल्म भी हो। हाय हाय हाय, ऐसी मोहब्बत जो एक जगह पे बैठे रहने से आप हासिल नहीं कर सकते, और इल्म भी वो जो किताबों से नहीं मिल सकता, वहीं जाके मिल सकता है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अजीजी साहब, सर आज हमें सियासी फिल्म दिखाने लगे हैं। सियासी नहीं, फीचर फिल्म। ओह सॉरी, फीचर फिल्म। किसकी उठा लाए हो? आज की फीचर फिल्म में, बल्कि फर्नीचर फिल्म कहें इसे, इसमें आपको दिखाया जाएगा एक सहाफी फिल्म स्टार मीरा का इंटरव्यू लेते हुए।
अच्छा। डो हेलो मिस मीरा, वेलकम टू शो। नो, वन शो, नॉट वेलकम टू शो, वेलकम वन शो, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ एक शो की बात हुई है। आप जो भी कहें हमें मंजूर है, क्योंकि आपकी आवाज में एक सुरूर है, आवाज में इस कदर खुमारी है, लगता है गले में फिट कोई गरारी है। माशाल्लाह आवाज के साथ हाथ भी खासा भारी है, इसलिए फासले से ही इंटरव्यू करने में समझदारी है। ऑफ कोर्स मेरी आवाज में जज्बात हैं, मेरी आवाज सबसे यूनिक है, वरना बाकी सब हीरोइनों की आवाज निरी चीख है, बल्कि आवाज नहीं सिर्फ फटीक है। सही कहा मीरा जानी, ये एंटी कोयल आवाज है ही इतनी सुहानी, बस एक दफा कह दें तेरी मेहरबानी। ओह थैंक्स, बस मैं हर वर्ड पे फोक्सी करती हूँ, फिर उसमें जज्बात भरती हूँ। फॉक्सी नहीं, फोकस। व्हाट यू, तुम्हें क्या? हो फॉक्सी मेरे एक मोहल्लेदार के पास है। मीरा बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई, लगता है फिर टूट गई सगाई। कौन नहीं माना, उसका अब्बा या वड्डी ताई? उसका बाप मेरे लिए वापडा साबित हुआ, जिंदगी तारीख कर दी मेरी। आपको नहीं अंदाजा हाउ मच गच क्लाइम्ड मी। गच क्लाइंब मी? ओहो, गुस्से को अंग्रेजी में कहते हैं। बाउंड्री हो गई, बाउंड्री। हद हो गई। कम ऑन, इतनी इंग्लिश तो सीख लो आप लोग। मुझे देखो, अंग्रेजी की सीडी आती है। जी, आपका मतलब एबीसी आती है? नो, सीडी आती है अंग्रेजी गानों की। मैं उसे लगा के घर में बौकर मारती हूँ। इतनी बड़ी स्टार और बौकर मारती हैं? यस, जो मुझे तंग करे ना उसे रख के बौकर मारती। आपने कभी ये नहीं बताया आप कितना पढ़ी लिखी है? मैं बहुत रीडी राइटी हूँ। पढ़ी लिखी हूँ। आप सोच नहीं सकते जितनी मैंने बुक्स और नोट्स पढ़े हैं। यस, जब भी मैं चेक बुक लेके आती हूँ सारी पढ़ती हूँ, और नोट्स भी कभी 1000 का, कभी 5000 का, कभी 500 का, सारे नोट्स पढ़ती हूँ। मेरा मतलब था किस क्लास तक पढ़ी है? जी, मैं अपर क्लास तक। ओहो, मेरा मतलब था FA BA MA। FA BA और MA करने का क्या फायदा जब यही ना पता चले कि खरबूजा केड़ा मीठा ते केड़ा फीका। इसलिए ना मैं इन चीजों पे बिलीव करती हूँ और ना ही इन चीजों की शॉपिंग करती हूँ। आपकी इंग्लिश बहुत मुश्किल है। पता नहीं आप मीडिया वालों को क्यों लगता है कि मैं मुश्किल इंग्लिश और मुश्किल से इंग्लिश बोलती हूँ। आपसे अच्छे तो होटल के डेफ हैं। डेफ? बहरे। एक तो अंग्रेजी का तर्जुमा भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। अभी मैं सुबह डिनर करने गई। सुबह डिनर करने गई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपको क्या तकलीफ है? स्टार्स को जब टाइम मिले वो कर लेते हैं डिनर। सुबह मैं डिनर करने गई होटल में, तो मैंने पूछा व्हाट इज, यानी क्या क्या है। What is? तो उसने यानी डेफ ने बताया ऑल सम इज, सब कुछ है। Some is. मैंने कहा हेड फुट इज, सिर्फ आए हैं। अच्छा। उसने कहा इज। मैंने कहा फिर ले आ, मेरा मुंह की वेखन नहीं है। जब मैंने 1 प्लेट खा ली तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा एंड इज, And is. और है? आगे से कहता है नो फिनिश। फिर मैंने कहा ब्रिंग 1 ओपन माइंडेड बोतल। ढक्कन खोल के बोतल ले आ। वो ले आया। मैंने इतने सुकून से कैंडल लाइट डिनर किया। सनलाइट वाज कमिंग, गुड सॉन्ग वाज वॉकिंग, बड़ा प्यारा एटमॉस्फेयर था होटल का। What song was walking? गाना चल रहा था।
डेफ ने फिर आके मुझसे पूछा, मैडम हैंडसम और कुछ? आई सेड नो हैंडसम, गो एंड ब्रिंग द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स साहब लेके आ, मैं की खादा है, मैनू नहीं याद रहंदा मैं की खादा है, ना मैनू ये याद रहंदा मैं की खादा है, ना मैनू ये याद रहंदा कि किदा किदा खादा है। वो जब मैथमेटिक्स लेके आया तो मैंने उसे 100 रुपी टिप दे दिया। वाओ। मैंने कहा गो एंड किल द वेव्स, किल द वेव्स। जा जाके मौजा मार। आपकी अंग्रेजी बहरा ही समझ सकता है। डोंट डू टिचकर, कीप योर वर्क विद वर्क। अपने काम से काम रखे सर। आप इन्हें छोड़ें, ये बताएं कि मंगनी टूटने की वजह क्या हुई? वजह क्या होनी थी? बस मिसेस थंब गुम गई। मिसेस थंब? ओ जाहिला, थंब अंगूठा, मिसेस थंब अंगूठी। बस एक मिसेस थंब के पीछे उन्होंने मेरी इंसल्ट शुरू कर दी। देन आई बिकेम स्ट्रेट विद देम। हाय हाय, सीधी हो गई। मैंने कहा व्हाट इज योर टाइमिंग, तुम्हारी औकात क्या है, मुझ पर कीचड़ जंपिंग कर रहे हो। बिग लिविंग नॉट। बिग लिविंग नॉट क्या है? बड़ा रहंदा नहीं। यानी अब फिर से आप रिश्ते की तलाश में हैं। यस, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ और कोई मुझे स्नो विंडो देखने का शौक नहीं। स्नो विंडो? बर्फबारी। बारी विंडोज सर। नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। Samosas with ketchup, samosas with ketchups, heart to heart picodes, heart to heart picodes.